जय हिंद दोस्तों। द जुपिटर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठंड का मौसम है, अपना ख्याल रखेंगे और कहीं भी घर से बाहर निकले तो जो ऊनी वस्त्र है या जो कोई भी कपड़ा है जो शरीर को गर्म रखते हैं उसको पहनकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा और अपने सेहत का ख्याल रखें। कल जो हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन देखे थे, उसके अगला भाग को आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल जो देखे थे उससे आगे हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज जो है क्लास दूसरा है। चलिए देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रकाश की मात्रा के आधार पर वस्तु की प्रकृति। आप समझेंगे वस्तु का प्रकार प्रकाश के आधार पर, प्रकाश की मात्रा के आधार पर। पहले जान लेते हैं कि तीन तरह का बंटवारा हुआ है। एक ऐसी वस्तु होगा। फर्स्ट वस्तु को कहेंगे पारदर्शी वस्तु कहेंगे या फिर उसको कह सकते हैं माध्यम, पारदर्शी। दूसरा हो जाएगा पारभासी और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपारदर्शी। यानी कि तीन तरह की वस्तुएं होगी, मतलब पदार्थ होगा या फिर उसी को माध्यम कह सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं माध्यम भी बोला जा सकता है या पदार्थ भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात है कि जो पारदर्शी पदार्थ है, माध्यम है, वह क्या चीज है। तो देखो, एक ऐसा पदार्थ जिसमें जो प्रकाश है उसकी मात्रा जो है, जिसे मान लेते हैं कि हवा है या फिर पानी है, इतना दूर तक हवा है या फिर इतना दूर तक पानी है। अगर यहाँ से प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रहा है तो जितना यहाँ पर प्रकाश जो चमकता है उतना ही अगर यहाँ पर चमकता है, यानी कि दूरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद भी अगर उसका जो चमकीला है यानी कि प्रकाश की जो मात्रा है वह कम नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं पारदर्शी। या सीधा एक और बात बोला जा सकता है कि जिस माध्यम में प्रकाश जो है आर पार कर दे, या किसी वस्तु से होकर जब प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। ऐसे भी इसको समझा जा सकता है कि एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की मात्रा जो है आगे बढ़ने के बाद भी क्या होती है, कम नहीं होती है, उसको कहेंगे हम लोग क्या, पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे, माध्यम कहेंगे और पारदर्शी पदार्थ भी कह सकते हैं। दूसरा का है प्रभासी। अच्छा, पारदर्शी में क्या आ जाएगा, हवा, पानी, कांच भी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पारदर्शी में कौन कौन हो जाएगा, हवा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, कांच हो जाएगा। और भी हो सकती है, आप लोग सोचेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा का है प्रभासी। हम लोग तो पहले तो आप लोग की मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि सर ऐसे तो नहीं हम लोग पढ़े हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि जिस माध्यम में प्रकाश एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है और उसकी मात्रा जो है उतना ही रहेगी तो उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी। मात्रा कहने का मतलब है ना कि एक यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है इधर से, जितना यहाँ पर किसी वस्तु पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा उतना ही स्पष्ट रूप से पड़ता है, उतना ही यहाँ पर पड़ेगा। कहने का मतलब है कि किसी किताब को लेकर अगर यहाँ पढ़ेंगे
तो जितना यहाँ पर दिखाई देगा उतना ही यहाँ पर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि प्रकाश की मात्रा कम ना हुई है तो उसको कहेंगे पारदर्शी। समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है तो उसको कहते हैं पारदर्शी। पारभासी का मतलब है कि जिस वस्तु से होकर के प्रकाश की कुछ मात्रा एक तरफ से दूसरे तरफ चली जाती है, ये वस्तु हो गया, इधर से प्रकाश गया एक तरफ से दूसरे तरफ गया, लेकिन पूरा का पूरा नहीं गया, कुछ ही भाग गया, तो उसको कहेंगे परभासी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? परभासी कहेंगे। जैसे अच्छा, अब इस आधार पर समझते हैं जिसे हम बता रहे हैं वैसे देखिएगा। एक ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की जो मात्रा है, इधर से एक टॉर्च बार रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रकाश है वह ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। और यहाँ पर जो है जैसे जैसे प्रकाश आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी मात्रा कम होती जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं? परभासी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परभासी कहते हैं। आपको एकदम सिंपल उदाहरण बताते हैं। जैसे जो कुहासा हो गया, कुहासा, उसमें जो देखते हैं कि बाइक का या किसी भी वाहन का अगर देखते हैं कि टॉर्च जो वहां से लाइट निकल रहा है, देखते हैं कि ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, देखेंगे कि पास में ज्यादा दिखाई देता है। और जैसे जैसे जो है लाइट आगे जाता है, जैसे तैसे देखते हैं ना कि उसकी मात्रा कम होती जाती है। या फिर ऐसे भी देखते हैं कि किसी वाहन के पीछे जो लाइट बढ़ रहा है, कुहा में देखेंगे, कुहासा के समय में देखेंगे, अभी तो कुहासा का टाइम चल रहा है, यहाँ से देखेंगे तो एकदम धुंधला दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि यहाँ जो प्रकाश पहुंच रहा है ना वो कम पहुंच रहा है। जैसे ही उसके बगल में पहुंच गए, अब की बार यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगा, और पास जाएंगे तो और ज्यादा दिखाई देगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? क्योंकि वहां पर हवा तो है, हवा में क्या मिला हुआ है? कुहासा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? कुहासा। तो एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की मात्रा जो होती है धीरे धीरे कम होती जाती है, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसे पारभासी कहते हैं। उसे परभासी माध्यम कहेंगे, परभासी पदार्थ कहेंगे, परभासी वस्तु कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा जैसे में, तो आप लोग अपने से भी समझ सकते हैं। तो हो जाएगा कुहासा हो जाएगा, दूध हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, उसके बाद घिसा हुआ, कांच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो तेल लगा हुआ कागज। तो मेन याद रखेंगे इसका उदाहरण। अगर समझ गए हैं तो उदाहरण जो है ना उसको याद नहीं रखना पड़ेगा, वहां पर दिमाग जाएगा कि इसमें प्रकाश की मात्रा कम होती है नहीं। अपारदर्शी तो सिंपल है, पारदर्शी का उल्टा है, और इसमें और नहीं है, इसमें और लग गया, इसका मतलब उल्टा हो गया। तो पारदर्शी में जो लाइट होता है उसकी जो किरण होती है एक भाग से दूसरे भाग में चली जाती है, यानी कि आर पार हो जाती है, यानी कि जब किसी माध्यम में उसकी जो प्रकाश की मात्रा है वह नहीं घटती है, तो उसको पारदर्शी कहते हैं। एक में है कि जिसमें पदार्थ से प्रकाश की मात्रा आर पार हुई भी नहीं करेगा, सीधा इधर ही लौट जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी। वैसे पदार्थ या वैसे माध्यम जो प्रकाश को एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जाने देते हैं या उसको आर पार नहीं होने देते हैं, उसको अपारदर्शी कहते हैं। जैसे में बता सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा जैसे में, तो लकड़ी हो जाएगा, उसके बाद जो है धातु हो जाएगा, उसके बाद में और क्या हो जाएगा? बहुत सारी चीज हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे में इसको टॉपिक लिख करके पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद जैसे में लिख लेंगे। ठीक है, इसको नोट करें। देखिए लाइट थोड़ा सा कम हो गया है, कुछ काम चल रहा है, तो इसके वजह से लाइट जो है ना उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन जो चल रहा है, इसका अगला भाग देखते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद भी रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश का वेग। हम अभी बता रहे हैं कि जो प्रकाश होता है, अभी बताए कि एक माध्यम में
एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो तेजी से जाता है, तो उसको सबसे पहले, जैसे हम लोग दौड़ते हैं, बाइक चलाते हैं, तो गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, उसको देखते हैं कि उसका स्पीड बताता है कि कितना तेजी से जा रहा है, यानी कि 1 घंटा में अगर इतना स्पीड से चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाए, कितना किलोमीटर दूरी तय कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो प्रकाश है, जैसे टॉर्च, हम लोग टॉर्च का स्विच जो है उसको ऑन करते हैं, तो लाइट देखते हैं कि जैसे ही टॉर्च का स्विच ऑन किए, लाइट जो है ना दीवार तक पहुंच गया, या जहां उसको आगे रखे हैं वहां तक पहुंच गया, वस्तु तक पहुंच जाता है। उसको पहुंचने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि उसका स्पीड जो है एक जगह से, टॉर्च से लेकर के जो दीवार तक है, जहां वस्तु है वहां तक कितना तेजी से पहुंच जाता है, तो उसका स्पीड कितना है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है, उसने सबसे पहले प्रकाश के वेग को ज्ञात किया, और उसका नाम है रोमर। क्या नाम है? रोमर नाम है। प्रकाश का जो वेग है उसको सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने ज्ञात किया। और कब ज्ञात किया? तो 1676 ईस्वी में। कब ज्ञात किया? तो 1676 ईस्वी में। एक और बात बताते हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है वह देखेंगे तो गैस में और द्रव में, और याद रखें गैस, द्रव और तब आता है ठोस। हम लोग इस आधार पर याद रखेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। जो वस्तु होता है उसका मुख्यतः जो अवस्था होता है वह 3 ही होता है, गैस, द्रव, ठोस, या ठोस, द्रव, गैस। अब हम लोग बात करते हैं, देखेंगे जो गैस है, गैस, द्रव और ठोस, जो प्रकाश है उसका जो वेग है वह गैस में सबसे अधिक होगा, और ठोस में क्या होगा? सबसे कम होगा। और द्रव में जो होगा, द्रवीय जो पदार्थ होगा, गैस से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ठोस में क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, क्या कम होगा? तो वेग। क्या होगा? वेग, स्पीड। किसमें स्पीड ज्यादा होगा? तो गैसीय अवस्था में ज्यादा होगा, द्रव में उससे कम रहेगा, ठोस में सबसे कम रहेगा। ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा इसलिए कम रहेगा क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं ना वह बहुत पास पास होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं ना वह काफी दूर दूर होते हैं इन दोनों के अपेक्षा में। इसलिए इसमें ज्यादा जो कण दूरी रहने के कारण इसमें प्रकाश तेजी से जाता है, और इसमें कण जो पार्टिकल्स होता है वह काफी पास पास रहता है, तो इसीलिए इसमें जो प्रकाश का जो वेग होता है इन दोनों की अपेक्षा कम होता है। तो देखिए गैस में हम लोग याद रखेंगे एक चीज, हवा या निर्वात। हवा या निर्वात, हवा निर्वात में लगभग बराबर होता है। तो प्रकाश के वेग की जो प्रकाश का वेग ज्ञात किया गया जो हवा में या निर्वात में, वह लगभग इतना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको ऐसे लिखते हैं, 3 पर 10 के पावर 8 का मतलब 8 को 0, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सॉरी ऐसे गिन दिए 1 2 3 पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। समझ में आया? तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। तो इसको क्या करते हैं ना कि 1000 से भाग देते हैं। अगर 1000 से भाग देते हैं तो कट जाएगा 3, ये जो मीटर है ना तो किलोमीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में बदल जाएगा। तो ये हो गया 1 2 2 4 1 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि किलोमीटर में अगर रहेगा तो यहाँ पर 3 को कम हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको गिनेंगे इकाई दहाई करके तो 3 लाख आ जाएगा। यानी नीचे लिखा है सेकंड, नीचे इसलिए सेकंड हो गया, किलोमीटर हो गया। अब ऐसा समझते हैं कि 3 पर 5 को 0 रहेगा तो 3 लाख, यानी कि 1 सेकंड में जो प्रकाश का वेग होता है वह कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि 1 सेकंड में समझना है। सोचो कि 1 सेकंड तो बहुत कम समय है। 1 सेकंड में जो प्रकाश है 3 लाख दूर चला जाएगा। टॉर्च ऑन किए, अगर हेवी लाइट है तो जैसे सूर्य का लाइट है तो 1 सेकंड में कितना दूर जाता होगा? तो 3 लाख किलोमीटर जाता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे द्रव में 2 को याद रखेंगे। द्रव में एक याद रखते हैं हम सबसे पहले,
जल, और एक याद रखेंगे तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, इसको एकदम अच्छा से समझिए, बिल्कुल ज्यादा दिन तक याद रहेगा। अब देखिए 3 से तो इसमें कम होगा, 3 से इसमें क्या होगा, कम होगा। जो जल होता है उसमें होगा 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? यानी कि 2.25 गुना 10 के पावर 8 है, 3 लाख है तो ये 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा लगभग में। ठीक है, किलोमीटर में बदलना होगा तो कितना हो जाएगा, 2.25 गुना 10 के पावर 3 को कम हो जाएगा तो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, तारपीन का तेल ये भी द्रव है, ठीक है, लेकिन इसमें स्पीड होगा, इससे कम होगा, मतलब इससे तो दोनों कम होगा, लेकिन कितना हो जाएगा 2.04 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। याद रहेगा, इन दोनों से कम होगा। अच्छा, ठोस का जो होगा इससे भी कम होगा। ठोस में याद रखेंगे 2, एक याद रखेंगे रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, और एक याद रखेंगे नाइलॉन। नाइलॉन दोनों में जो स्पीड होता है रॉक साल्ट में, दोनों में लगभग बराबर होता है। कितना होता है, तो ये होता है 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको किलोमीटर में बदल सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो सबसे अधिक जो होता है वह किसमें होगा, गैस में, यानी हवा या निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ हवा ना हो तो वहां पर और ज्यादा होगा, हवा होगा लगभग सेम होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8, और इस द्रव में कितना होगा तो 2.25 गुना 10 के पावर 8। अगर प्रश्न जो आएगा अगर किलोमीटर में आएगा तो हम लोग इसको बदल सकते हैं 1000 से भाग दे करके। ठीक है, ये दोनों। अच्छा, सबसे कम देख रहे हैं कि इसमें होगा 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक बात और याद करेंगे आप, देखिए निर्वात में इन सबसे तो अधिक है, तो आइंस्टीन का नाम सुने होंगे। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे उसने बताया कि जो प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 होता है वह सबसे अधिक वेग है, सबसे अधिक वेग। यानी कि किसी भी वस्तु का, मशीन का जो मानव द्वारा बनाया जाएगा या फिर बनाया गया है, उसका स्पीड जो होगा, या किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी है उसका स्पीड जो होगा लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि सबसे अधिक वेग जो होता है वह लाइट का ही होता है। 1 सेकंड में कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश का जो वेग होता है वही सबसे अधिक वेग है, इससे कोई भी वेग अधिक नहीं होता है। इसने, आइंस्टीन ने इसको सिद्ध किया और इसको बताया। तो याद रखें कि प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया, सबसे पहले रोमन ने 1676 में, और इतना आया। लेकिन किसने बताया कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, इससे अधिक अब किसी भी वस्तु का ना होगा, तो वह बताया किसने, आइंस्टीन ने बताया। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे। चलिए, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन जो है, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हर साल आया हुआ है यहाँ से प्रश्न, तो इसको अच्छा से समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश की जो किरण है, किरण जो कल बताए थे कि कहीं अगर प्रकाश स्रोत है उससे प्रकाश बाहर निकल रहा है तो एक कूट ले लेंगे और उसमें एक छोटा सा होल कर देंगे और उसमें से जो पतला आरेख निकलेगा उसको किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण या किरण पुंज कितने होते हैं, 3। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और एक हो जाता है कौन सा, समांतर किरण पुंज। तो ये जो किरण है अगर किसी ऐसी वस्तु पर पड़े, मान लेते हैं कि ये वाला वस्तु है, इधर से एक किरण जा रहा है, ऐसे तिरछा जा रहा है, तो इस पर टकराने के बाद, ठीक है,
ये किसी वस्तु पर टकराने के बाद वापस देखो इधर से गया है और पुनः इधर आ जाएगा, जिस रास्ते पर गया है उस रास्ते पर ना आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन जिधर से गया है उधर ही लौट जाए तो उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः वापस उसी दिशा में लौट आती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश का परावर्तन। तो इसको लिख लेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखेंगे, इसको लिख लेंगे। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह दो टाइप का होता है। प्रकाश का परावर्तन एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। एक होता है कौन सा? नियमित परावर्तन और दूसरा कौन सा होता है? विसरित परावर्तन। पहला नियमित और दूसरा विसरित परावर्तन। तो इसको देखते हैं। नियमित परावर्तन में जो वस्तु का जो सतह होगा जिस पर प्रकाश टकराकर वापस लौटने वाला है तो वह जो होगा ना एकदम प्लेन होगा, जैसे बोर्ड जो दिख रहा है ठीक इसी टाइप का होगा। और जो विसरित परावर्तन है उसमें जो वस्तु का जो सतह होगा जहाँ से प्रकाश टकरा के लौटता है वह उबड़ खाबड़ रहेगा। उबड़ खाबड़ कहने का मतलब है कि खुरदुरा रहेगा। खुरदुरा रहेगा तो प्रकाश का जो किरण आएगा कहीं खुरदुरा होने के कारण इधर उधर भागने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विसरित परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो हैं, एक है नियमित परावर्तन। एक कौन सा है? नियमित परावर्तन। और एक कौन सा है? विसरित परावर्तन। कौन सा? विसरित परावर्तन। अब ध्यान से समझते हैं इसको। नियमित परावर्तन और कौन सा? विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में मान लेते हैं, देखते हैं, एक हमारे पास ये एक कॉपी है, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा ही अगर सतह है, इस पर जो है ऐसे प्रकाश गया और फिर वापस यहाँ से गया और फिर वापस आ जाएगा। आप लोग भी अपने घर पर इसको कर सकते हैं। टॉर्च जो होगा उस पर एक कूट लगा देना, एक छोटा सा होल कर देंगे और उस पर टॉर्च लेकर के ऐसे तिरछा करेंगे। शीशा जो होगा घर में जिसमें चेहरा देखते हैं उस पर ऐसे तिरछा करेंगे तो पता चलेगा कि वो कहीं जा रहा है, तो उसको कहते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सरफेस दिख रहा है इसको अब हम लोग ऐसे करेंगे, बोर्ड पर ऐसे रखेंगे तो खाली ये वाला दिखाई देगा। तो इसको अब हम लोग ऐसे करते हैं। अगर ऐसे आज इधर एक भाग इसका पेंट रहेगा, कांच रहेगा, कांच का एक भाग अगर पेंट रहता है तो वह हो जाता है दर्पण। क्या हो जाता है? दर्पण। अब दर्पण यानी कि शीशा जो होता है वह नियमित परावर्तन के लिए बहुत ही बेहतर वस्तु है, इसलिए हम लोग शीशा लेते हैं। ऐसे जिधर ऐसे कर दिए तो इसको बोलते हैं पेंट किया हुआ भाग, यानी कि इसका एक भाग पेंट है और इधर से चेहरा देखेंगे, इधर पे लाइट देना है इधर से, तो इसको बोलते हैं कलई किया हुआ भाग। कलई किया हुआ भाग। इधर से जब प्रकाश की किरण जाएगा या फिर कहिए किरण पुंज जाएगा, ऐसे करके ये हो गया किरणों का समूह, तो किरण पुंज। तो सब जो है ना एकदम एक ही बार में ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। समांतर गया है तो समांतर ही निकलता है, तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर एक वस्तु है ऐसा है, उसका सतह जो उबड़ खाबड़ लेकिन उसका भी एक भाग पेंट रहेगा, ऐसा है। जरूरी नहीं है कि शीशा है, कुछ भी हो सकता है, बस प्रकाश की किरण को लौटाने की क्षमता हो, तो वह भी क्या है? एक प्रकार का दर्पण जैसा है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण इधर जा रहा है, यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से समांतर किरण को इसके जैसा डालते हैं, तो देखते हैं कि अब परावर्तन के बाद, यह कहने का मतलब है कि टकराने के बाद जो होगा तो वापस आ जाएगा, तो परावर्तन हो गया। लेकिन अब की बार जो आएगा यहाँ वाला इधर भाग जाता है और यहाँ वाला इधर ऐसे भाग जाएगा, मतलब इधर उधर भागने लगेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माने समांतर किरण पुंज गया है लेकिन इधर उधर भागने लगा, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन। तो कैसे इसको लिख सकते हैं? तो जब प्रकाश की
किरण पुंज जब किसी चमकीली सतह पर पड़ने के बाद समांतर रूप से निकलती है, जब प्रकाश की कोई किरण पुंज या समांतर किरण पुंज जब किसी चमकीली सतह पर पड़ करके समांतर ही निकलती है, समांतर ही वापस लौटती है, तो उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण पुंज, खास करके समांतर किरण पुंज, जब किसी चिकनी सतह से टकरा करके समांतर न निकल करके इधर उधर दिशाओं में निकलने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब समझेंगे हम लोग, अब जो हम लोग का है वह समझते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में थोड़ा सा अभी समझेंगे, जितना से हमारा अभी काम चल जाए। ठीक है, दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे मिरर। क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। अब देखिए, जो दर्पण है, दर्पण जो होगा किसको कहते हैं? सबसे तो पहले ये वाला समझते हैं कि दर्पण क्या है। वैसी कोई भी वस्तु जो प्रकाश की किरण को वापस लौटा दे, उसे हम लोग दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कांच में गुण होता है, जो कांच होता है, अगर उसके एक भाग को हम लोग पेंट कर देते हैं, कांच के एक सतह को पेंट कर देंगे और एक सतह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है ना कि सबसे अच्छा जो होता है, प्रकाश की किरण को वह वापस लौटा देता है। तो दर्पण जो हो गया वह कांच का ही सामान्यतः यूज किया जाता है, क्योंकि वह प्रकाश की मात्रा को या प्रकाश की जो किरण है उसको वापस उसी रूप में दे देता है, यानी कि वापस लौटा देता है। तो दर्पण क्या है? वैसी वस्तु जो प्रकाश की किरण को स्वच्छ रूप से वापस उसी दिशा में लौटा दे, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है वह सामान्यतः कांच का बनाया जाता है और उसका जो एक भाग जो होता है वह कलई किया हुआ रहता है और दूसरा जो भाग होता है उधर से लाइट या हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो जिधर से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं या फिर प्रकाश की जो किरण है उस पर फोकस किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं उसको? परावर्तक सतह बोलते हैं। तो समझते हैं कि जैसे ये कोई कांच है, यानी कि ऐसा है। अब इसको ऐसे मत समझेंगे कि ऐसे कैसे कांच, ये कांच हो गया, इसको बोर्ड पे हम ऐसे बनाए हैं, ऐसे करके बना रहे हैं, तो इसका इधर वाला भाग पेंट रहेगा और इसका इधर वाला भाग से चेहरा देखेंगे। तो जिधर से पेंट किया जाता है ऐसे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे कलई किया हुआ भाग। अब यहाँ से याद रखेंगे, कलई किया हुआ भाग, इसको कहते हैं रजित भाग। इसका एक और नाम क्या है? रजित भाग। और इसको बोल सकते हैं पेंट किया हुआ भाग। जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। इसका परावर्तक नाम क्यों? क्योंकि यह प्रकाश के परावर्तन का घटना होता है। यहाँ पे प्रकाश की किरण को वापस लौटा देता है, परावर्तन से परावर्तक सतह। ठीक है, इधर से ही हम लोग चेहरा देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो दर्पण है वह दो टाइप का दर्पण होगा। दर्पण जो होता है कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक हो जाएगा समतल दर्पण, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो होता है, अब इसी पर हम लोग परिभाषा देंगे, इसका और इसका। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, नियमित हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, वैसा दर्पण
जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले खोखले गोले का एक भाग हो परावर्तक सतह के बारे में कहा जा रहा है। परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको लिख लेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनेंगे, लिखा आ जाएगा। फिर देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है वह दो टाइप का होता है। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेन मिरर, ठीक है, और इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब अवतल दर्पण को कहेंगे कॉनकेव मिरर, और इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और देखिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे, हम पूरा डिटेल से बताएंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह का मतलब एक के बाद जिस शीशा में हम लोग जिधर से चेहरा देखते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा गोलीय बोलना है क्योंकि दोनों गोलीय हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, ऐसे। परावर्तक सतह मतलब चेहरा देखने वाला, तो चेहरा इधर, पेंट इधर से कर दी, इसका मतलब चेहरा इधर से देखेंगे, तो चेहरा इधर से देखेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि गोलीय खोखले गोले का भाग हो, तो ऐसे होगा, खोखला होगा, इधर से काट दिया जाएगा, ठीक है, अभी इतना ही समझेंगे। तो इधर से काट दिया गया, तो ये वाला जो हो गया, इधर से पेंट कर दिए, तो इसका परावर्तक सतह लग रहा है कि अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और देखो, अ है, इसमें समझ लेना है अंदर की ओर होगा। क्या अंदर की ओर होगा? तो परावर्तक सतह। क्या होगा? परावर्तक सतह। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, किधर हो? अंदर की ओर धंसा हुआ हो। ये धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा, इसको भी वैसा ही बनाएंगे, लेकिन पेंट खाली उल्टे दिशा से कर देते हैं हम, तो समझ में आ जाएगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह इधर हो गया, तो ये तो लग रहा है कि बाहर इसे फेंका हुआ है, इसको कहते हैं बाहर की ओर उभरा हुआ हो। बाहर की ओर क्या हो? उभरा। उसे उत्तल और उसे उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए, आज के लिए जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप लोग ठंड में जो है बचे रहें, क्योंकि ठंड की जो मात्रा है वो अभी काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।